हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास जानने के स्रोत, और स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने साहित्यिक साक्ष्य पढ़ा और पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ा। आज हम शुरुआत करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो इतिहास जानने के टॉपिक है हमारा इतिहास जानने के स्रोत। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। तो भारत में जो है समय समय पर जो विदेशी यात्री आए, उनके यात्रा वृत्तांतों के द्वारा जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, हम उन्हीं के आधार पर अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों के आने का क्रम क्या है। तो इसमें को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यूनानी यात्री, नंबर 2 चीनी यात्री, और नंबर 3 अरब यात्री या मुस्लिम यात्री या मुस्लिम लेखक। तो ये 3 जो है मुख्य रूप से प्रमुख हैं। इसके बाद थोड़ा अगर चर्चा कर लें तो जैसे तिब्बती इतिहासकार तारानाथ और वेनिस का यात्री मार्को पोलो। तो इनके यात्रा विवरण से भी हमको कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है तो ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। तो अब हम इनकी चर्चा जो है बारी बारी से करेंगे। पहले हम यूनानी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे, फिर चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट अरबी यात्री, इनके बारे में। तो अब हम लेते हैं यूनानी यात्री। यूनानी लेखक या यात्री जो है, तो इनके अंतर्गत हम इनको 2-3 कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे पहला अगर हम बांटें तो जो सिकंदर से पहले आने वाले यात्री, नंबर 2 बात करें तो सिकंदर के साथ आने वाले यात्री लेखक या इतिहासकार, कुछ भी लिखिए चल जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद सिकंदर के बाद आने वाले यात्री, उसके बाद जो है कुछ यूनानी और रोमन लेखक यात्री हैं, जिनको क्लासिकल लेखक भी कहते हैं।
जो इन राइटरों को क्लासिकल लेखक भी कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं सिकंदर से पहले आने वाले जो यात्री हैं। नोट कर लीजिए, हो गया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो जो सिकंदर से पहले आने वाले यात्री हैं, अगर उनमें हम बात करें तो पहला आ जाता है स्काइलैक्स, दूसरा आ जाता है हिकेटियस, तीसरा आ जाता है टेसियस, उसके बाद हेरोडोटस। नंबर 1 स्काइलैक्स, नंबर 2 हिकेटियस, नंबर 3 टेसियस, नंबर 4 जो है हेरोडोटस। इसका भी नोट करिए आप लोग। अब हम एक एक करके इनका जो है विस्तृत वर्णन या संक्षिप्त वर्णन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नंबर 1 क्या हमने लिखा था, स्काइलैक्स। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था और ये भारत आने वाला जो है प्रथम यूनानी लेखक था और ये पारसिक नरेश दारा के निर्देश पे भारत आया था और इसका मुख्य काम था सिंधु नदी की खोज करना। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आया था। भारत आने वाला है प्रथम, भारत आने वाला प्रथम ज्ञात यूनानी पारसिक नरेश या आप ईरानी नरेश दारा के निर्देश पर यह भारत आया था और इसका मुख्य काम क्या था, सिंधु नदी की खोज करना। नोट करिए। अब दूसरे पाते हैं हिकेटियस, मिटाते हैं इसको। हिकेटियस ये भारत आने वाला जो है दूसरा यूनानी लेखक है। इसने भारतीय संस्कृति संबंधी सूचनाओं को इनक्यूरीज में संकलित किया है। तो भारत आने वाला दूसरा यूनानी, भारत आने वाला दूसरा यूनानी सॉरी यात्री हमने लिख दिया, यात्री तो है ही, हाँ यात्री यूनानी कुछ भी लिखिए। उसके बाद इसने भारतीय संस्कृति संबंधी सूचनाओं को भारतीय संस्कृति संबंधी सूचनाओं को इनक्वेरीज में संकलित किया है, नोट कर लीजिए। तीसरी बात करते हैं टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था और इसने भारत के विषय में ईरानी अधिकारियों के द्वारा सुना था। तो टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था और इसने भारत के विषय में ईरानी अधिकारियों के द्वारा सुना था, लेकिन ये कभी भारत आया नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं
हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्टोरिका है। और ये भारत को ईरानी साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी या 20वां प्रांत बताता है। तो इतिहास का पिता इसको कहते हैं, इतिहास का पिता। इसका प्रमुख ग्रंथ हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका है। और ये भारत को ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बताता है। और इसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। नोट करिए। हो गया। इन टेशियस और हेरोडोटस के ग्रंथों में प्रामाणिकता का अभाव है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कभी भारत आए नहीं थे। जैसे टेशियस के बारे में हमने बताया कि जो है उसने ईरानी अधिकारियों के द्वारा जो सुना था भारत के बारे में, उसी को लिखा। अब बात करते हैं जो सिकंदर के पहले आने वाले, सिकंदर के ये तो पहले आने वाले यात्री थे, और सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री थे, सिकंदर के साथ आने वाले यात्री। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करें तो नंबर 1 नियार्कस, नंबर 2 आनेसिक्रिटस, नंबर 3 अरिस्टोबुलस, नोट कर लीजिए। तो इसमें जो है आनेसिक्रिटस ने जो है वो इन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी। आनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। अरिस्टोबुलस जो था, इसकी बस फेमस पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वार, और इसने सिंधु क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा शहर देखे थे, ऐसा इसका दावा है। तो इसने जो है हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखी, हिस्ट्री ऑफ और वार लिखी। और उसने कहा कि इसने सिंधु क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा शहर देखे, 1000 से ज़्यादा शहर देखे। तो ये था, नोट करिए। और एक की बात करते हैं हम, एक था यूनेनीस, ये सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। और जो है क्लीटार्कस, यह जो है डिनान का पुत्र था, डिनान का पुत्र था। और यह सिकंदर के साथ भारत आया था। इसको आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिकंदर के बाद आने वाले यात्री की। तो सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों से भी हमको पश्चिमोत्तर भारत के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें नंबर 1 हम चर्चा करें तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा
डाइमेकस जो है सीरियनरेस एंटियोकस का राजदूत था और वो बिंदुसार के दरबार में आया था। और तीसरा डायोनोसियस, डायोनोसियस जो है मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह संभवतः अशोक के समय में भारत आया था। तो देख लेते हैं। नंबर 1 मेगास्थनीज। तो ये सेल्यूकस का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी फेमस पुस्तक जो है वो इंडिका है। इसकी फेमस पुस्तक इंडिका है। इंडिका के बारे में हमें एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये जो स्रोत खत्म हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण, तो हम लास्ट में जो है इंडिका के ऊपर एक क्लास ले लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही जानिए। दूसरा डाइमेकस, ये जो है सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था। यह बिंबिसार के समय में भारत आया था। और तीसरा जो है डायोनोसियस, ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो संभवतः अशोक के दरबार में आया था। ये नोट करिए आप लोग। अभी तो हो गया सिकंदर के बाद आने वाले यात्री। अब हम अन्य यूनानी रोमन लेखकों की बात कर लेते हैं जिनको क्लासिकल लेखक कहते हैं। यूनानी रोमन जिनको क्लासिकल कहते हैं लेखक। इसमें अगर हम बात करें तो डायोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और जस्टिन जैसे आदि लेखकों की बात करेंगे, जो है इनको क्लासिकल लेखक कहा जाता है। तो हम बात करते हैं एक एक करके, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो है डायोडोरस की। तो पहले हमने कहा डायोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन और अन्य हैं। तो उसे सीक्वेंस से हम लोग वर्णन करते चले जाएंगे। तो आ गया नंबर 1 डायोडोरस। इसकी पुस्तक का नाम है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है मैक्रिंडल ने किया था। और इसने मेगास्थनीज के विवरण को उद्धृत करते हुए बताया है कि भारत में चींटियां सोना खो देती थी। बताओ दोस्तों, ऐसे बोल दिया ये। तो बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, ये इसकी पुस्तक का नाम है। और इसका
अनुवाद जो है मैक्रिंडल ने किया था। मैक्रिंडल ने अनुवाद किया। इसने मेगास्थनीज के विवरण को उद्धृत करते हुए कहा है कि भारत में चींटियां जो है सोना खोदती थी, सोना खोदती हैं। तो मेगास्थनीज ने भी यही कहा था कि भारत में चींटियां सोना खोदती हैं और उनकी त्वचा जो है चीते की त्वचा के समान होती है। बताओ, नोट करिए। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेबो, इसकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। इसकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। इसके जो है 15वें अध्याय में भारत और ईरान का उल्लेख हुआ है और ये बताता है, जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है उनको झूठे लोगों की जमात बताता है, जिसमें जो है ये मेगास्थनीज का नाम भी लेता है, अनेसिक्टिस का भी नाम लेता है, निरियाकस का भी नाम लेता है। नोट करिए, बताते हैं आगे। हाँ, तो क्या बोले, इसकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफी है और इसके 15वें अध्याय में भारत और ईरान का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। और इसने कहा कि जिसने भारत के विषय में लिखा है वो झूठे लोगों की जमात है, जिसमें पहले नंबर पे ये डाइमेकस को रखता है या डिमेकस को, दूसरे नंबर पे मेगास्थनीज को रखता है कि ये भी झूठ बोलता है भारत के बारे में। और उसके बाद ये कहता है कि नियार्कस और अरिस्टोबुलस जो है कुछ सही बोलते हैं। अरिस्टोबुलस कुछ सही बोल देते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। सॉरी, ये अनेसिक्टिस रहेगा, सॉरी, अनेसिक्टिस को कहता है कि जो है ये सही बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लिनी की। प्लिनी, इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इस पुस्तक को इसने लैटिन भाषा में लिखा है। लैटिन भाषा में इसकी रचना की है और इसके 6ठे अध्याय में इसने जो है भारत के पशुओं, पेड़ पौधों और खनिजों के बारे में बताया है। इसके 6वें अध्याय में भारत के पेड़ पौधों, पशुओं और खनिजों के बारे में बताया है। ये भारत को बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का उत्पादक भी बताता है। भारत को बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का उत्पादक भी बताता है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, इसी पुस्तक में जो है
पिल्ली जो है विलाप करते हुए कहता है कि रोम जो है विलासिता की सामग्री, भारत से विलासिता की सामग्री मंगाने में जो है अपना सारा सोना भारत को भेज दे रहा है। तो ये था। और इसने कहा कि जो है लगभग 10 करोड़ सेस्टर सोना जो है भारत को जो है चला जा रहा है अपनी विलासिता की सामग्री मंगाने में। तो बात करते हैं दूसरी पुस्तक, पेरिपल्स ऑफ इरीथ्रियन सी। इसका लेखक जो है अज्ञात है, इसका लेखक अज्ञात है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ ने, विल्फ्रेड हार्वे स्कॉफ ने किया है। इस पुस्तक में हमें सूचना मिलती है कि सर्वप्रथम सूचना इस पुस्तक में मिलती है कि भारत में जो है चांदी के आयात के, जो मतलब भारत को जो चांदी विदेशों से भेजी जाती थी, तो जो लोग वो भारत में चांदी निर्यात करते थे, तो सबसे पहले ये सूचना मिलती है। और इसी जो है पुस्तक में सबसे पहले ये भी वस्तुओं की सूची मिलती है कि जो भारत रोमन साम्राज्य को जिनका निर्यात करता था। तो भारत में चांदी के निर्यात की प्रथम सूचना इसी पुस्तक में मिलती है। दूसरा जो है भारत से रोम में निर्यात होने वाली वस्तुओं की प्रथम सूची भी इसी में मिलती है, सूची भी मिलती है। नोट करिए। ये जो है इस पुस्तक का जो लेखक है वो 80 ईस्वी में जो है लाल सागर और भारत के समुद्र तट की यात्रा की है। इसने लाल सागर और हिंद महासागर को इरीथ्रियन सी कहा है। तो लिखते हैं इसको। अस्सी ईस्वी में जो है इसका जो लेखक है, 80 ईस्वी में लाल सागर और भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी और इसने लाल सागर और हिंद महासागर को इरीथ्रियन सी कहा है। इरीथ्रियन सी कहा है। और इस पुस्तक को उसने व्यापारियों के लिए लिखी थी, इसलिए इस पुस्तक को समुद्री व्यापार की गाइड भी कहा जाता है। तो इस पुस्तक की रचना व्यापारियों के लिए की थी और इस पुस्तक इसी कारण इस पुस्तक को समुद्री व्यापार की गाइड भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, इसमें जो है इसने यात्रा की थी और इसने लाल सागर और फारस की खाड़ी को, सुधार कर लीजिए, लाल सागर और फारस की खाड़ी को हिंद महासागर या इरीथ्रियन सी कहा है।
सुधार कर लीजिए, ध्यान से उतर गया। तो ये 80 ईस्वी में लाल सागर और भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी और इसने लाल सागर और फारस की खाड़ी को हिंद महासागर या एरेथियन सी कहा है। ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं एरियन। एरियन की बात करते हैं। इसकी पुस्तक का नाम है एनाबेसिस और दूसरी इंडिका। तो एरियन की पुस्तक नोट करिए, एनाबेसिस और इंडिका। इसकी पुस्तक एनाबेसिस में जो है सिकंदर के राज्यारोहण से लेकर उसकी मृत्यु तक के अभियानों का वर्णन है। इसी का अगला भाग इंडिका है। तो यहाँ आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आवश्यकता है कि इंडिका इसकी भी पुस्तक का नाम था और मेगास्थनीज की भी पुस्तक का नाम था, क्योंकि मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है वो अपने मूल रूप में नहीं मिली है। वो एरियन, स्ट्रेबो, डायोडोरस इन सब के जो है किताबों में उसके अंश मिलते हैं। तो एनाबेसिस और इंडिका एरियन की पुस्तक है। इस पुस्तक में सिकंदर के राज्यारोहण से लेकर उसकी मृत्यु तक के अभियानों का वर्णन है। इसी का अगला भाग इंडिका है। और एरियन ने है मेगास्थनीज एवं पोरस की भेंट का उल्लेख किया है। एरियन ने ही मेगास्थनीज और पोरस की भेंट का उल्लेख किया है। नोट करिए। फिर आगे हम बात करते हैं टॉलमी के बारे में। नेक्स्ट है टॉलमी। इसकी पुस्तक का नाम भी ज्योग्राफी है। इसने इस पुस्तक में जो है भारतीय मानचित्र का वर्णन किया है, जो सर्वाधिक अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण है। तो इसने भारतीय मानचित्र का वर्णन किया है, जो है इसने भारतीय उपमहाद्वीप के, लिख दीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र का वर्णन किया है, जो सर्वाधिक अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण है। और इसने अपनी पुस्तक में भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम उनके पर्वतीय स्रोतों के साथ किया है। तो इसने अपनी पुस्तक
ज्योग्राफी में भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र का वर्णन किया जो सर्वाधिक अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण है। भारत के अधिकांश नदियों का उद्गम उनके पर्वतीय स्रोतों के साथ किया है। नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिन। जस्टिन जस्टिन जो था वो रोमन इतिहासकार था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जो है डाकुओं का गिरोह कहा है। तो ये रोमन इतिहासकार और जो है इसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। नोट करिए। और इसने ही बताया कि जो है सिकंदर के पश्चात जो है भारतीयों ने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में जो है अपने गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था। सिकंदर के पश्चात ये जस्टिन ही कहता है कि सिकंदर के पश्चात भारतीयों ने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूटार्क की। नोट कर लीजिए इसको। प्लूटार्क इसकी पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो पहली पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो पैरेलल लाइन और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसने जो है इस यूनानी इतिहासकार ने युवावस्था में सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। ये यूनानी इतिहासकार था। और यही प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मिटा देते हैं। प्लूटार्क ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को 6 लाख बताया और कहा कि उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। दोस्तों बताओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख बताता है। 6 लाख बताता है और कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी इस सेना की मदद से पूरे भारत को
भारत को रौंद डाला। नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मॉस। कॉस्मॉस 547 ईस्वी। इसकी पुस्तक का नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी, जिसका मतलब है कीचड़ का महादेश जो है। ये कॉस्मॉस जो है ये इजिप्ट का मठाधीश था और 547 ईस्वी में इसने जो है क्रिश्चियन टोपोग्राफी की रचना की। क्रिश्चियन टोपोग्राफी की रचना की। नोट करिए। और कॉस्मॉस वो यूनानी था जो यहाँ आकर जो है बौद्ध हो गया था और इसने भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में वर्णन किया है। तो कॉस्मॉस ही वह यूनानी है जो यहाँ आकर बौद्ध हो गया था। बौद्ध हो गया था और इसने श्रीलंका और भारत के संबंधों का उल्लेख किया है। ठीक। अच्छा देखिए, ये था हमने इन यात्रियों के बारे में चर्चा की। अब इनका महत्व हम बता देते हैं। इन यात्रियों के, अगर ये यात्री जो है भारत के बारे में नहीं लिखे होते तो हमें भारत के पश्चिमोत्तर भारत के जो है इतिहास के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती, ना हमको सिकंदर के हमले के बारे में सूचना मिलती। इसलिए जो है इस जो पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास के विषय में, पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास के विषय में जानने के लिए हम पूरी तरह इन्हीं यूनानी रोमन लेखकों के विवरणों पर पूरी तरह आश्रित हैं। इसको नोट करिए। और यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के समकालीन जिस सेंड्रोकोटस की पहचान की है या जिस सेंड्रोकोटस के बारे में उल्लेख किया है उसकी पहचान हम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करते हैं। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के समकालीन हम जिस
सेंड्रोकोटस, जिस सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, जिस सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस का उल्लेख हुआ है, का उल्लेख हुआ है या उल्लेख किया है उसी के आधार पर हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। तो जिस यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के समकालीन जिस सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है, उसी के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व जो है निर्धारित करते हैं। यह पहचान भारतीय इतिहास की सुदृढ़ आधारशिला बनी। तो थोड़ा और चर्चा करते हैं। यूनानी लेखक भारत की जंतु जगत की विविधता की ओर भी आकृष्ट हुए। ये भारत की जंतु जगत की विविधता की ओर भी आकृष्ट हुए। जंतु जगत की विविधता की ओर भी आकृष्ट हुए। यही कारण है कि उन्होंने हाथियों के आखेट, अश्वों का प्रशिक्षण आदि का विशिष्ट वर्णन किया है। हाथियों का आखेट और अश्वों के प्रशिक्षण यानी कि घोड़ों के प्रशिक्षण आदि का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने गंगा एवं सिंधु की तुलना जो है नील एवं डेन्यूब से किया है। गंगा एवं सिंधु नदी की तुलना नील और डैन्यूब नदी से की है। डैन्यूब नदी से की है, नोट कर लीजिए। तो ये था यूनानी रोमन लेखकों के विवरण के बारे में, जिससे हमें पश्चिमोत्तर भारत के विषय में सूचना मिलती है। अगर ये लेखकों ने अपने विवरण को नहीं लिख छोड़ा होता तो सिकंदर के हमले की जानकारी हमको नहीं मिलती। लेकिन एक बात, यहाँ इनकी सीमाएं भी जो है उजागर होती हैं। इनके विवरणों पर पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रामाणिक भी नहीं हैं, सुने सुनाए भी लिखे गए हैं। जैसे आप टेशियस और हेरोडोटस को ही ले लीजिए। टेशियस और हेरोडोटस को ले लीजिए, तो ये कभी भारत आए नहीं, और जो है इन्होंने जो सुनी सुनाई बातें जो है भारत के बारे में लिख दी। इसी तरीके से मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कुछ भ्रामक विवरणों को जो है दिया है, जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हम विस्तृत चर्चा जो है इन विदेशी यात्रियों के विवरण को ख़त्म करने के बाद करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे हैं चीनी यात्री और मुस्लिम यात्री, उनके विषय में चर्चा करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अच्छा, आज से हम लोग एक आध क्वेश्चन करते चलते हैं। तो आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जो है कमेंट में उसको बताइए। तो एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख में
जूनागढ़ अभिलेख में निम्न शासकों का उल्लेख है। निम्न शासकों का उल्लेख है। तो नंबर 1 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 2 सुविशाख। नंबर 3 अशोक। और नंबर 4 जो है चंद्रगुप्त मौर्य, सुविशाख, अशोक और नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ए विकल्प में देख लेते हैं, केवल एक। बी में देख लेते हैं जो है 2 और 3, केवल 2 और 3। सी में देख लेते हैं 1 और 3, केवल 1 और 3। और चौथे में देख लेते हैं 1 3 4, 1 3 4। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि जूनागढ़ अभिलेख में निम्न शासकों का उल्लेख है। तो नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, सुविशाख, अशोक और स्कंदगुप्त। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो केवल 1 यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही सही है। ये केवल 1 और 3 सही है। नहीं, यहाँ 2 और 3 कर दीजिए तब ठीक रहेगा। केवल 2 और 3 सही है कि केवल 1 2 3 सही है कि केवल 2 लिख दो। केवल जो है 2 सही है कि 1 3 और 4 सही है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।